Good morning students, welcome back again in the online classes of English literature for class 12। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हम बातें कर रहे थे लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच की। उसमें हमने सबसे पहले लिटरेचर में चलने वाली जो टर्म्स होती हैं जिनके अंतर्गत लिटरेचर को लिखा जाता है, जिन फॉर्म में लिटरेचर को लिखा जाता है, उन फॉर्म्स को लेकर के बातें की थी हमने। और कल तक हमने फ्रिक्शन वगैरह के बारे में देख लिया था। आज हम बात करेंगे, शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे हम मेलो ड्रामा। आज हमारी जो शुरुआत होगी मेलोड्रामा से होगी। मेलो, यहाँ एक शब्द निकल के आता है MELO, दैट इज MELOS, मेलोस। ये आपका एक क्या हो जाता है, ग्रीक वर्ड। ग्रीक अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो ग्रीक वर्ड अपना हो जाता है, कौन सा हो जाता है, मेलोस हो जाता है। और ये जो ग्रीक वर्ड है, ये जो टर्म है मेलोस, ये किसके लिए आता है, रेफर टू सॉन्ग। तो मेलोस वर्ड जो यूज किया जाता है ग्रीक लिटरेचर में, उसी से मेलोड्रामा जो हमारे इंग्लिश में बना है, तो ये किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है एक सॉन्ग को, यानी कि एक गीत जो है उसको ये रेफर करता है। ओरिजिनल वे में देखें तो अप्लाइड, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, टाइम में अप्लाई कर सकते हैं इन ऑल म्यूजिकल प्लेस। तो मेलोड्रामा जो है, जो कि मेलोस वर्ड से लिया गया है, जो कि रेफर करता है किसी एक सॉन्ग को, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जितने भी म्यूजिकल प्लेस होते हैं उन प्लेस में। आपके जैसे कि फॉरेन कंट्री में चलते हैं ओपेराज, तो ओपेरा में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, इस मेलोड्रामा जो टर्म है उसको। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो टर्म है, देखिए मेलोड्रामा जो टर्म है, इसमें जो इवेंट्स होती हैं, मेलोड्रामा टर्म में क्या होंगी, इवेंट्स जिनके बारे में गाया जाएगा। ये इवेंट्स जो होती हैं ये कैरेक्टर से बिलोंग करती हुई होती हैं। अब जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो कैरेक्टर से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ इवेंट्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, एक्साइटिंग। यहाँ कैसी हो जाती है, इवेंट्स इवेंट्स एक्साइटिंग हो जाती हैं इस मेलोड्रामा के अंतर्गत। अब इवेंट्स जब एक्साइटिंग हो जाएगी तो कैरेक्टर पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो कैरेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, एग्जीग्रेटेड, एग्जीग्रेटेड कैरेक्टर हो जाते हैं, यानी कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बढ़ा चढ़ा करके, काफी कुछ स्पष्ट तरीके से जो है बोला जाता है। तो ये जो मेलोड्रामा है, इस मेलोड्रामा से एक टर्म बनती है आपकी एक और, वो है मेलोड्रामेटिक। और ये अपना क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इस एडजेक्टिव को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक लिटरेरी वर्क के साथ में, वो कोई भी लिटरेरी वर्क हो सकता है, किसी के साथ में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मेलोड्रामा के बारे में हम फिर से बात करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि मेलोड्रामा क्या हो गया। मेलोड्रामा जो है एक वर्ड होता है मेलोस, उस मेलोस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है उससे ये बना है मेलोड्रामा। ये मेलोस वर्ड है, इसका सेंस होता है सॉन्ग, यानी कि ये किसी एक गीत के बारे में होता है और इसको अप्लाई किया जाता है म्यूजिकल प्लेस के अंतर्गत। फिर इसमें जो आपकी, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं ओपेरा में भी, जो कि फॉरेन कंट्री में हमारे गाए जाते हैं। इस मेलोड्रामा के अंतर्गत जो इवेंट्स होती हैं वो एक्साइटिंग होती हैं, इसके कारण से जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एक्सीग्रेटेड वे में शो होते हैं। तो यही डेफिनेशन हम यहाँ बना करके लिखेंगे कि मेलोड्रामा, परिभाषा यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, DEFINITION। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बनी कि मेलोड्रामा is a term which is derived from the Greek word और कौन सा वर्ड है आपका, that is MELOS, melos, it which means a song, full stop. This song can be applied to all musical plays and opera, full stop. It has exciting events and characters are
आर शोड एज, या कहें इन एग्जेगरेटेड वे, फुल स्टॉप। तो ये आपकी मेलोड्रामा की क्या हो गई, ये मेलोड्रामा की आपकी डेफिनेशन हो गई। मैं समझा देता हूँ कि मेलोड्रामा इज अ टर्म, मेलोड्रामा अपने आप में एक टर्म होती है विच इज ड्राइव, जिसको लिया जाता है फ्रॉम द ग्रीक्स वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द मेलोस से, विच मीन्स अ सॉन्ग, जिसका मतलब होता है कोई एक गीत। दिस सॉन्ग कैन बी अप्लाइड टू ऑल म्यूजिकल प्लेस, इस सॉन्ग को अप्लाई किया जा सकता है हर म्यूजिकल प्लेस के साथ में, एंड ओपेरा, और साथ में ओपेरा के साथ। इट हैज़ एक्साइटिंग इवेंट्स, इसके अंदर काफ़ी उत्तेजक जो घटनाएं हैं वो होती हैं, एंड कैरेक्टर्स आर शोड इन एक्सीक्रेटेड वे, और काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके कैरेक्टर्स को शो किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये मेलोड्रामा हो गया। अब मेलोड्रामा के बाद हम लेंगे मोनोलॉग। अगर आप लोग गौर करें तो मैं आपके लिए जो लिटरेरी टर्म्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ इस समय या बता रहा हूँ, अगर गौर करने वाली बात है तो आप देखोगे वो सारे के सारे आपके जो सीक्वेंस में चलते हैं, सीक्वेंस में हैं, यानी कि सीरियलिटी से ABCDEF, तो मैंने ई से शुरुआत किया था, ठीक है। मैंने लिटरेरी टर्म जो है, अभी हम बात कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स की, फिगर ऑफ स्पीच इसके बाद आएंगी, तो लिटरेरी टर्म्स जो है मैंने ए से शुरुआत की, जितनी हैं वो जो भी चलती हैं वो ले ली हैं, और जो एम से हैं वो फिलहाल हमारी चल रही हैं। तो पहले हमने कौन सी ली थी, मेलोड्रामा। अब बात करेंगे हम मोनो, और LOGUE, मोनोलॉग। मोनोलॉग जनरली एकांकी के रूप में ये मोनोलॉग लिया जाता है, काय के रूप में लिया जाता है, मोनोलॉग एकांकी के रूप में लिया जाता है। इसे हम मोनोलॉग को क्या कह सकते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है, यहाँ MONO, फिर LOGUE, मैं अपने हिसाब से लूँ तो मोनो यानी एक हो गया, लॉग, लॉग का मतलब हो जाता है हमारा लोगस, लोगस को हम स्पीच के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो मोनोलॉग यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली स्पीच हो गई, एक तरह से सिंपल वे में हम इसे देखें तो मोनोलॉग को मैं कह सकता हूँ यहाँ एक वन वर्ड और वन स्पीच के रूप में। तो मोनोलॉग मैं किस तरह से ले सकता हूँ, यहाँ एक वर्ड के रूप में, किसी एक शब्द के रूप में, या किसी एक स्पीच के रूप में मैं इसे ले सकता हूँ। ये मोनोलॉग जो है इट इज ऑल्सो जस्ट टेकन फ्रॉम अ ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है खुद अपने आप में, और इसका सेंस ये होता है, मोनोलॉग एक ग्रीक टर्म है, इसका इंग्लिश वर्ड नहीं, ये मोनोलॉग खुद ग्रीक टर्म है। तो और इसका इंग्लिश में जो सेंस है वो वन वर्ड और वन स्पीच के रूप में आपका लिया जाता है। और यहाँ जो ये स्पीच जो होती है, ये जो स्पीच होती है या वर्ड होता है, स्पीच कैसी होती है, एक्सटेंडेड स्पीच, एक्सटेंडेड स्पीच बाय वन स्पीकर, यानी किसी एक स्पीकर के द्वारा उस स्पीच को काफ़ी इफेक्टिव वे में बोला जाता है, इफेक्टिव वे में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। इस मोनोलॉग की खास बात यह है कि इसमें दो फॉर्म जो हैं वो हम ले लेते हैं, उन दो फॉर्म की हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पहले स्पीकर है, जो स्पीकर है वो हमारा कैसा होता है, दैट इज इमेजिन, इमेजिन, यानी कि स्पीकर जो है वो अपनी स्पीच को अपनी इमेजिनेशन में बोलता है। लेकिन माना क्या जाता है, जब जब दो फॉर्म को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो वो दो फॉर्म आपकी कौन कौन सी हो जाती हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगा इसी मोनोलॉग की। तो ये मोनोलॉग जो है मैं यहाँ ले लेता हूँ नीचे, जो ये मोनोलॉग जो है ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में यूज होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, नाम से स्पष्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है उसके बारे में, ये आपकी पोएटिक फॉर्म होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो कि ड्रामा के सेंस में चलती है। ये आपकी पोएटिक फॉर्म होती है जो कि ड्रामा के सेंस में चलती है। इसमें क्या होता है, वन स्पीकर होता है, ठीक है, कैसा, वो भी इमेजिन, ठीक है, वो अपनी स्पीच देता है, किसको स्पीच देता है, इमेजिन लिसनर, जो काल्पनिक सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको वो अपनी स्पीच देता है या ड्रामेटिक मोनोलॉग में। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग फिर से पोएटिक फॉर्म हो गई, काय के अंतर्गत किस फॉर्म में चलती है, ये ड्रामा के फॉर्म में चलती है। जैसे कि देखिए माई लास्ट टचेस, माई लास्ट टचेस, तो माई लास्ट टचेस जो है ये लिखी गई है आपकी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा।
अब रॉबर्ट बार्नम के द्वारा ये जो माय लास्ट डचेस जो लिखी गई है, ये अपने आप में क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है, क्योंकि इसमें एक है ड्यूक, ड्यूक बोलते हैं हम राजा को, ठीक है, और एक है एनवॉय। एनवॉय का मतलब होता है आपका मैसेंजर, यानी कि दूत। दूत, ड्यूक का मतलब होगा तुम्हारा एक तरह से हमने राजा, ठीक है। तो ड्यूक है और एनवॉय एक मैसेंजर है। मैसेंजर ड्यूक के पास आता है, राजा के पास आता है, क्योंकि इस मैसेंजर का जो राजा है उसकी बेटी की शादी का प्रपोजल लेकर के आता है। तब ड्यूक जो है एक दीवार पर पेंटिंग बनी हुई है, जो कि उसकी पूर्व की जो रानी है उसकी पेंटिंग है। उसकी पेंटिंग की सुंदरता के बारे में तारीफ करते हुए फिर ये क्या करता है, अपने ईगोस्टिक वे को शो करता है, ईगोस्टिक एटीट्यूड को दर्शाता है, यानी जो अभिमान से युक्त इसकी विचारधाराएं हैं, अभिमान से युक्त इसकी जो प्रवृत्ति है, उसको ये राजा दर्शाता है उसे डचेस के बारे में बात करते हुए। तो यहाँ ये जो पूरी चीज चलती है कहानी के रूप में चलती है, ये एक ड्रामा सा क्रिएट होता है यहाँ। और इसमें क्या है, देखिए एक ही स्पीकर है, स्पीकर कौन है, ड्यूक, स्पीकर ड्यूक है, और सुनने वाला कौन है, एनवॉय, एक लिसनर हो गया, ठीक है। ये सब इमेजिन होते हैं। तो एक स्पीकर अपनी स्पीच को देता है, ड्रामा की फॉर्म में चलती है, पोइट्री की फॉर्म है, तो ये अपना क्या हो जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है। अब देखिए दूसरा मैं बताऊं आपको, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था ड्रामेटिक मोनोलॉग का, माय लास्ट डचेस। दूसरा जो होता है, जो फॉर्म है मोनोलॉग की, वो आती है आपकी सोलिलोक्वी में। वो आपकी फॉर्म काय में आती है, वो फॉर्म सोलिलोक्वी में आती है। सोलिलोक्वी में क्या होता है आपका, आ स्पीकर, एक स्पीकर हो गया, ठीक है, और गिव्स स्पीच, अपनी स्पीच देगा, कैसे देगा, अलाउड, जोर से देगा, और कैसे देगा, इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जैसे कभी कभी हम घर पे बैठे होते हैं, अकेले होते हैं, कोई आसपास नहीं होता, तो हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपने सिस्टम से बातें करते रहते हैं, तो वह क्या है आपकी सोलिलोक्वी। मूवीज वगैरह में देखा होगा क्या होता है सीरीज वगैरह में, कि एक चेयर पे बैठ जाते हैं, जिसे कि हम रेस्ट चेयर बोलते हैं, आराम कुर्सी जैसे बोलते हैं, और खुद से ही बातें करते रहते हैं, तो वो भी क्या है आपकी, दैट इज सोलिलोक्वी। ये सोलिलोक्वी होती है आपकी, जो कि लिटरेचर में प्रिवेलिंग है, लिटरेचर में काफ़ी चलती है सोलिलोक्वी। बहुत सोलिलोक्वी जैसे कि लिखी गई हैं, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है उनमें से मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, दैट इज मैकबेथ बाय, उनकी जो सोलिलोक्वी है जो उन्होंने मैकबेथ में दी है, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है, जो ग्रेट ब्रिटेन थे। तो शेक्सपियर ने जो लिखा है मैकबेथ, मैकबेथ में उनकी जो पत्नी है मैकबेथ बाय, लेडी मैकबेथ बोला जाता है उसे, तो उन्होंने एक सोलिलोक्वी दी है। वो सोलिलोक्वी जो है वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पढ़ी जाने वाली सोलिलोक्वी है। तो ये आपके मोनोलॉग हो गए। मैं एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ कि मोनोलॉग आपके होते क्या है। मोनोलॉग जैसे नाम से स्पष्ट है, मोनो, मोनो यानी सिंगल, और लॉग का मतलब होता है लॉगस या स्पीच, ठीक है। तो मोनोलॉग खुद अपने आप में एक ग्रीक टर्म है, यूनानी भाषा की एक टर्म है, ठीक है। इसका जो इंग्लिश में मीन निकल के आता है वो निकल के आता है वन वर्ड और वन स्पीच, ठीक। यहाँ जो स्पीच होती है स्पीकर की वो एक्सटेंडेड होती है, यानी कि यहाँ बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। ये जो स्पीच होती है जो कि स्पीकर के द्वारा दी जाती है, ये अपनी इमेजिनेशन में वह अपनी स्पीच को देता है। मोनोलॉग में दो फॉर्म निकल के आ जाती हैं, एक फॉर्म हो जाती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइटिक फॉर्म है जो कि एक ड्रामा के रूप में चलता है। इसमें एक स्पीकर होता है जो कि अपनी स्पीच को देता है, और एक इमेजिन लिसनर होता है, काल्पनिक श्रोता, सुनने वाला। दूसरी जो फॉर्म निकल के आती है वो निकल के आती है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी में एक स्पीकर होता है, वो अपनी स्पीच देता है, जोर जोर से वो खुद से ही बातें करता रहता है, तो ये आपकी सोलिलोक्वी होगी। तो इस तरह से आज हमने देखा, मेलोड्रामा को देखा और मोनोलॉग को देखा। अब हम यहाँ अपनी जो लिटरेरी टर्म है जो आपके सिलेबस से बिलोंग करती हुई हैं, उन लिटरेरी टर्म को हम यहीं तक लेते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जैसे कि मैं पहले भी बता चुका है, डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच, स्पीच जो होती है आपके वो होते हैं आपके वर्ड, ठीक है, और फिगर को हम लेते हैं फॉर्म के रूप में। तो ये वो शब्द होते हैं जो कि कविता के अंतर्गत आने वाली जो पंक्तियां हैं
उन पंक्तियों को नया रूप दे दें, उनके अर्थ को और अधिक उत्कृष्ट और अच्छा बना करके प्रकट करें। ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जो लेने जाऊंगा वो लूंगा आपका SIMILE सिमिली। स्माइल नहीं है ये, कहीं इसे देख करके आप समझो ये स्माइल है, दैट इज मैं स्पेलिंग बोले दे रहा हूँ SIMILE सिमिली। कहीं की इसका प्रोनाउंसिएशन सिमलाय होता है, लेकिन हम यहाँ फिलहाल अपनी तरह से लेते हैं, इसको सिमिली के रूप में लेते हैं। सिमिली आपका एक कंपैरिजन है, ये एक्सप्लिसिट कंपैरिजन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर सा, बिल्कुल स्पष्ट सा। ये क्या होता है सिमिली में? कंपैरिजन होता है जो इनके बीच में होगा बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। डिसिमिलर का मतलब होता है हमारा असमान, जो बिल्कुल असमान हो, बिल्कुल अलग अलग हो, ऐसी दो चीजों के बीच में। या फिर डिसिमिलर एक्शंस, जो बिल्कुल अलग अलग कार्य हो उनके बीच में, या डिसिमिलर फीलिंग्स इनके बीच में। तो यहाँ जो कंपैरिजन होता है सिमिली के अंतर्गत, वो दो डिसिमिलर जो थिंग्स होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, उनके बीच में ये कंपैरिजन जो है वो लिया जाता है। और ये जो कंपैरिजन होगा बाय टू वर्ड्स, दो शब्दों के माध्यम से ये कंपैरिजन होता है। और दो शब्द कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको, सच एज एक तो लाइक और एक एज, ये हमारे दो शब्द हो गए। तो सिमिली में एक्सप्लिसिट कंपैरिजन यानी कि बिल्कुल एक स्पष्ट सा कंपैरिजन होता है, ठीक है। सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो दो डिसिमिलर थिंग्स यानी कि असमान चीज़ें होती हैं, एक्शंस असमान एक्शंस होते हैं, फीलिंग्स असमान फीलिंग्स होती हैं, उनके बीच में किया जाता है। और यहाँ जो कंपैरिजन किया जाता है वो दो शब्दों को लेकर के किया जाता है, वो है आपके लाइक और एज। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दिस मार्कर जो मेरे हाथ में है वह इज लाइक अ सिंबल ऑफ नॉलेज। तो दो चीजें हो गई, पहला ये, दूसरा सिंबल ऑफ नॉलेज, और यह हमारा क्या आ गया? लाइक आ गया। तो जो मार्कर है वो एक सिमिली के रूप में जाएगा। मार्कर क्या है? वो सिमिली के रूप में लेंगे। अगर इस जैसे कि अब ये तो मैंने एक सिंपल सेंटेंस में आपको समझाने के लिए लिया था, एक एग्जांपल। एक मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो मैं ले रहा हूँ यहाँ, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है, ये पंक्तियां जो है वो किसके द्वारा है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। मान के भी हुए हैं भाई, ये आपके 18th सेंचुरी के पोइट के रूप में लिया जाता है, 19th सेंचुरी के पोइट के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ ये नेचर पोइट के रूप में है। और लिरिकल बैलेट्स जो पब्लिश हुई थी उनमें इनका कोलैबोरेशन रहा है कॉलेज के साथ में। लिरिकल बैलेट्स जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी आपकी, और रोमांटिसिज्म से बिलोंग होते हुए ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ कवि हैं, काफ़ी महान कवि हैं, काफ़ी अच्छे कवि हैं, आपके भी सिलेबस में एक पोएम है। तो यहाँ बात कर रहा था मैं, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ देखो जो कंपैरिजन होता है वो या तो एक्शन के बीच में, या फीलिंग के बीच में, या थिंग्स के बीच में। और कंपैरिजन के लिए क्या आ जाता है? एज। अब एज से पहले हमारे लिए क्या आ रहा है? एज के बाद में क्या आ रहा है? अ क्लाउड। और एज से पहले कौन सा नाम दे रखा है हमें? आई। यानी कि यहाँ आई और क्लाउड के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, आई को कैसे बताया है? कंपैरिजन कैसे है? देखिए, आई को कैसे बताया है? अ क्लाउड के रूप में। कभी क्या कहना चाह रहा है कि मैं हमेशा से अकेले ऐसे ही घूमा हूँ जैसे कि एक क्लाउड, एक बादल हो, तैरता हुआ बादल हो। तो अपने आप को तैरता हुआ बादल बता रहा है। तो दो चीजें हो गई, एक तो यहाँ एक हो गया कौन? पर्सन हो गया, पर्सन, और दूसरा क्या होगा? क्लाउड। अब देखना, यहाँ बादलों की कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसे बोलते हैं गुण या विशेषता। तो बादलों की कैरेक्टरिस्टिक जो है किस पर अप्लाई हो गई, इस पर्सन पर। कौन सा पर्सन है, आई। इसकी जो गुण है, काय का गुण है इसका, फ्लोट, FLOAT। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्लोट, एक होता है स्विम। दोनों का मतलब होता है तैरना। फ्लोट का मतलब स्वतः तैरना अपने आप, जैसे कि लकड़ी के लट्ठे होते हैं, लॉग होता है, या फिर डेड बॉडी जैसे पानी में पड़ी हुई होती है अपने आप तैरती हैं, तो उसके लिए फ्लोटिंग आता है। ठीक है। स्विम, जब स्वयं के प्रयास से, एक्सरसाइज है, स्वयं के प्रयास से जब तैरा जाए या तैराकी की जाए तो वो स्विम आपकी वर्ब होती है। दोनों में अंतर है। यहाँ क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक, क्लाउड का गुण क्या है, फ्लोट करने का। तो यहाँ अपने आप को वो जो क्लाउड के रूप में वो जो पर्सन है यानी कि आई है, वो अपने आप को क्लाउड के रूप में क्यों बता रहा है, क्योंकि वो इसी तरह से फ्लोट करता रहा है इस वर्ल्ड में खुद ही अकेला। ठीक है। तो क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक किस पे अप्लाई हो गई, एक पर्सन पर। वो पर्सन कौन है, आई। ठीक है। और किसके माध्यम से हुई, एज शब्द जो आ रहा है इसके माध्यम से हुई। ठीक। तो आपका जो सिमिली है, सिमिली क्या करती है, एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, एक स्पष्ट भाव दे देती है। दो डिसिमिलर थिंग होंगे, अब देखिए आई और आपका क्लाउड दोनों अंतर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, डिसिमिलर थिंग है, या दो अलग एक्शन होंगे, दो अलग फीलिंग होंगी, उनके बीच में वो कंपैरिजन को शो किया जाता है। और लाइक और एज जैसे शब्द जो है वो यहाँ यूज हो जाते हैं। तो यहाँ सिमिली के बारे में आपने देखा, मैं फिर से एक बार यहाँ सिमिली के बारे में बोले देता हूँ जिससे कि डेफिनेशन आपको समझ, डेफिनेशन में बोले दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। सिमिली, सिमिली इट इज एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन between two dissimilar things, comma actions and feelings, full stop. This comparison is done by using two words such as like and as. Got it? And for example you can write I wandered, WAN, spelling is not WON, that is WAN, IWANDERED, I wandered lonely as a cloud। और किसकी पंक्तियां ये, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ये तो इंग्लिश में था, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं हिंदी में बोले देता हूँ कि सिमिली एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, यानी कि सिमिली एक, लिखना तो इंग्लिश में ही है आपको, मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, लिखना तो इंग्लिश में ही है सभी बच्चों को। तो सिमिली एक एक्सप्लिसिट कंपैरिजन यानी स्पष्ट सी एक तुलना है, और ये तुलना होती है दो असमान चीज़ों के बीच में, दो असमान कार्यों के बीच में, दो असमान भावनाओं के बीच में। और यह तुलना लाइक और एज जैसे शब्दों को प्रयोग में लेकर के की जाती है। उदाहरण के लिए मैंने समझाया आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन थी। तो इसमें आई और अ क्लाउड के बीच में एक कंपैरिजन है, और कंपैरिजन क्या है कि अ क्लाउड यानी कि एक बादल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो कि फ्लोट करने की है, उस कैरेक्टरिस्टिक को अप्लाई किया गया है किसके ऊपर, एक पर्सन के ऊपर यानी आई के ऊपर। तो इस तरह से आपकी ये क्या हो जाती है, सिमिली हो जाती है। सिमिली के समान ही आपका होता है क्या, सिमिली के समान ही स्टूडेंट्स हो जाता है आपका मेटाफोर। ठीक है, और मेटाफोर, मेटाफोर के बारे में हम बात करेंगे कल। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टूडेंट जस्ट कीप ऑन योर लर्निंग, कीप ऑन योर वॉचिंग and just work hard to get good marks. Till then, bye bye.